तो चलिए बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे यूपीटीटी 2021 कैंसिल्ड एग्ज़ाम जो हुआ था उसके ईवीएस के बारे में। इससे पहले हमने 2021 की फाइनल पेपर जो एग्ज़ाम लास्ट में हुआ था उसके बारे में हमने बात कर ली थी। तो आज का पहला सवाल है आपके सामने। सवाल ये है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ स्थित है। एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। अंटार्कटिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर उत्तरी अमेरिका में। कहाँ स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की अगर बात की जाए तो ये आपकी स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, अगर इसको हम मैप में देखें तो ये है ऑस्ट्रेलिया का मैप। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो ये एक सफ़ेद पट्टी जो आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये एक पर्वतमाला है जो कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा सवाल है आपके सामने कि दक्षिण पूर्व यूरोप में जो शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी यूरोप में शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है ये बताना है। टैगा, टुंड्रा, मिडाज या फिर स्टेपीज। क्या कहा जाता है दक्षिणी पूर्वी यूरोप में जो शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान है। तो इनको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। जो अ, शीतोष्ण घास के मैदान है कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी यूरोप में। देखिए, ये है पूरा का पूरा यूरोप महाद्वीप। और अगर इसके बात करेंगे घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ये जो घास का मैदान है इसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। वैसे प्रमुख घास के मैदानों की बात करें तो देखिए, सवाना घास का मैदान अफ्रीका में, वेल्स सवाना अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, प्रेरीज अमेरिका में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसको डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं, डाउन्स कहते हैं। तो ये सारी दुनिया भर में पाए जाने वाले प्रमुख घास के मैदान हैं। और इसकी अगर बात करें हम कि दक्षिण पूर्व यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। माउंट कोटोपैक्सी, माउंट एटना, माउंट एकांकागुआ या माउंट किलीमंजारो। इसमें से कौन सा सही होगा। तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो जाएगी आपकी माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ की बात करेंगे तो ये जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 6960 मीटर ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। ये एंडीज पर्वतमाला की नवीन मोरदार पर्वत जो एंडीज पर्वतमाला है वहीं पे स्थित है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला। देखिए, अगर एंडीज पर्वतमाला की बात करेंगे तो ये है आपका दक्षिण अमेरिका का मैप। और दक्षिण अमेरिका के मैप में ये पूरा का पूरा जो पर्वतमाला है इसे कहा जाता है एंडीज पर्वतमाला। और इसकी जो लंबाई है ये 7200 किलोमीटर है। 7200 किलोमीटर लंबी है एंडीज पर्वतमाला। और यहीं पे माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला का ही एक हिस्सा है जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 6960 मीटर ऊंची है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है ये आपको बताना है। यूग्लिना, हाइड्रा, जेलीफिश या साइकॉन। किसमें पाया जाता है क्लोरोफिल। देखिए, अगर क्लोरोफिल की बात करें तो ये पाया जाता है आपका किसमें, यूग्लिना में। यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो यूग्लिना होते हैं ना, ये जंतु और पादप के मध्य योजक कड़ी होते हैं। किसके बीच, जंतु और पादप के बीच। जंतु और पादप के बीच में योजक कड़ी कौन होते हैं, यूग्लिना। और यूग्लिना में क्या पाया जाता है, तो यूग्लिना में क्लोरोफिल भी पाया जाता है। ये जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा है, मोर, गौरैया, सारस या क्रॉन्च या फिर तोता। तो उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में आप लोगों को बताना है। उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है, सारस या क्रॉन्च उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। और गौरैया के बारे में अगर बात करें तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। 20 मार्च को मनाया जाता है गौरैया दिवस। और उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो सारस या क्रॉन्च है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये देख लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था ये, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
किस वर्ष आया था? ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, बताना है। पैराथार्मोन है, थायरॉक्सिन है, पालेक्टिन है, या फिर सामाट्राट्रापिन करके एक हार्मोन है, कौन सा है? सोमेट्राट्रापिन है, परमथ पैराथार्मोन है, थायरॉक्सिन है, या पेलेक्ट्रिन है? कौन सा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराथार्मोन। पैराथार्मोन जो है हमारे ब्लड में क्या करता है? कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। जो ओजोन परत है इसकी मोटाई किस में मापी जाती है? किलोमीटर में, डॉप्शन में, फैदोम में, या फिर प्रकाश वर्ष में? तो देखिए जो ओजोन परत है इसकी जो मोटाई मापी जाती है वो मापी जाती है किसमें? डॉप्सन इकाई में, डॉप्शन यूनिट में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम पृथ्वी को देखें तो हमारे वायुमंडल को 1, 2, 3, 4 और 5 लेयर में बांटा गया है। सबसे पहले अब तक ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, 5 भाग, 5 मंडल हैं। हमारे टोटल वायुमंडल को 5 मंडलों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें जो स्ट्रेटोस्फेयर वाला एरिया है इसी में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और ये 15 से लेके 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत का संघनन पाया जाता है। इस ओजोन परत को, ओजोन लेयर का मेन काम क्या होता है? ओजोन लेयर का मेन काम होता है जो यूवी रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनको धरती पे आने से रोकने का कार्य कौन करती है? ये ओजोन लेयर करती है, जो पूरे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में। इसे मापा जाता है किसमें? डॉप्शन में मापा जाता है ओजोन परत को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु होते हैं वो किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं? गेहूं के, धान के, दलहन के, या उपरोक्त में से सभी? देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु जो होते हैं वो दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित होते हैं। और पौधे जो है नाइट्रोजन किसके रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ उपस्थित होते हैं? दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित होते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? इनमें से खाने योग्य कवक कौन सा है ये आपको बताना है। एगरिकस, पॉक्सीनिया, म्यूकर, या फिर राइजोपस? कौन सा खाने योग्य कवक है? तो इसमें से जो एगरिकस है ये आपका खाने योग्य कवक है। एगरिकस क्या है? मशरूम है, और ये खाने योग्य है। मशरूम एक प्रकार के क्या होते हैं? कवक होते हैं जो खाए जाते हैं। तो खाने योग्य कवक कौन सा हो जाएगा? एगरिकस। ये एक प्रकार का मशरूम है जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव पौधे जो है कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, सुंदरवन में, रेगिस्तान में, या वर्षावन में? ये आपको बताना है। तो देखिए मैंग्रोव पौधों की अगर बात करें तो ये सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं मैंग्रोव पौधे। वैसे ये देखिए एक मैप जिसमें भारत में मैंग्रोव पौधों के बारे में बात की गई है। ये है आपका सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन में जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, बाकी गुजरात में भी पाए जाते हैं, कुछ आपके इधर महानंदा में भी पाए जाते हैं, गोदावरी का कृष्णा डेल्टा में भी पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। लेकिन मेन जो है आपका सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये था आज का पार्ट 1। पार्ट 1 का हमने देख लिया। नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।